नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो आदिवासी का मतलब मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी। यही वजह है कि चुनाव आते ही आदिवासी सियासत में अहम हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस आदिवासियों पर है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम शबाब पर आ रहा है। रविवार को पीएम मोदी ने जबलपुर में लंबा रोड शो कर चुनावी माहौल खड़ा किया, तो सोमवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने भी सिवनी और शहडोल में चुनावी सभाएं संबोधित कर चुनावी शंखनाद किया। राहुल गांधी का पूरा फोकस आदिवासियों को साधने पर रहा। उन्होंने कहा, आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक है। सीधी पेशाब कांड का जिक्र कर उन्होंने भाजपा के राज में आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप लगाए, तो युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, SC, SC और OBC के छात्रों को दोगुनी स्कॉलरशिप, किसानों को MSP और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का वादा किया। राहुल ने ये भी कहा कि जहां 50% आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची लागू करेंगे ताकि आदिवासी अपने निर्णय खुद ले सके। हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। हमने निर्णय लिया है, जहां भी देश में आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पर 6th शेड्यूल हिंदुस्तान की सरकार लागू कर देगी। राहुल के आदिवासियों पर खास फोकस के मायने भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 आदिवासियों के लिए आरक्षित है। धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, मंडला, बैतूल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों पर जीत के लिए विशेष प्लान बनाया है। राहुल के दौरे को इसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इन सीटों पर गौर करें। धार में 2009 के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीती। खरगोन में 1999 के बाद से लगातार कांग्रेस हार रही। रतलाम में आखिरी बार 2009 में कांग्रेस जीती थी। बैतूल में 1996 के बाद कभी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। शहडोल में 2009 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। मंडला में 1996 के बाद एक बार सिर्फ 2009 में कांग्रेस जीती। यही वजह है कि भाजपा इन सीटों पर जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। भाजपा का दावा है कि आदिवासियों के लिए जो भी हुआ है सिर्फ भाजपा ने किया है। कांग्रेस कोई वादा करे, आदिवासी समाज इसके झांसे में नहीं आने वाला। 70 साल में जो कर ना सकी कांग्रेस, वो करने का वादा करती है। तो इनका अतीत का कालापन बताता है, उनका कुशासन बताता है कि वर्तमान के किए जा रहे वादे खोखले हैं, धोखा और ठगी का जरिया है। और रही बात फोकस की, तो ये फोकस अपनी कांग्रेस पे जैसा बनाया हुआ है वैसा ही बना के रखें। इनकी कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क बंटाढार श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो लगातार होता रहे। हम वोट बैंक के तौर पर किसी वर्ग को नहीं देखते हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सिद्ध करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी चले हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई की तमाम योजनाएं आज हर जनजाति बंधु तक पहुंची हैं। और इसीलिए आज जनजाति बंधु प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आदिवासी कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन कालांतर में वो कांग्रेस के हाथ से चला गया। अब कांग्रेस अपने इस पुराने वोट बैंक को सहेजने में जुटी है। लेकिन अब जब आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, पैसा एक्ट लागू हो, आदिवासी महापुरुषों, वीरांगनाओं के नाम पर नामकरण जैसे काम भाजपा ने किए हैं, कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम तेज हो चला है और दिग्गजों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। राहुल के बाद पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। बालाघाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस बार बालाघाट में उन्होंने बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा से
बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट पर उन्होंने फोकस किया, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश को दिया। मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए, अपना विजन बताया तो कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने अब आजकल एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है। आज चाहे यहां सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। भाजपा जब देश में पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। पीएम मोदी का भाषण अपनी सरकार के विजन पर फोकस रहा। उन्होंने कहा कि वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष विकास बाधक बना है। इंडी गठबंधन के सनातन विरोध को भी उन्होंने भुनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नहीं, नए भारत के निर्माण का मिशन है। कांग्रेस और उसके हाथ में सत्ता मतलब देश को गलत हाथों में सौंपना है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब दिन में सपने दिखा रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस पर विश्वास नहीं करने वाली। ताज्जुब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने गंभीर व्यक्ति हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं कि देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका रही, और देश की लड़ाई के बाद देश की बागडोर संभालने में जो कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास किया, जहां लोकतंत्र को मजबूत किया, और पूरे देश क्या पूरे दुनिया के अंदर लोग मानते थे कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, वो कैसे कांग्रेस के हाथों में बर्बाद हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। बात दूसरे के प्रधानमंत्री जी कभी कभी चुनाव के लालच में पद की मर्यादा को भूल कर इस तरह की बात करते हैं। कभी बर्बाद नहीं होता है कोई भी। कांग्रेस पार्टी ने आखिर देश को बनाया है, चलाया है, और आज यहाँ तक पहुंची स्थिति है। ये तो 10 साल पहले ही आए मोदी जी, देश तो 1947 से आज तक चल ही रहा है। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान मोदी मैजिक का ही माना गया है। अब एक बार फिर भाजपा ने इसी पर फोकस बढ़ा दिया है। देखना यह है कि मोदी मैजिक इस चुनाव में कितना असर करता है और कांग्रेस इससे कैसे मुकाबला कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नया चुनावी मोर्चा खोल दिया है, जिसमें वो एक और अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच लेकर जा रही है। दूसरी ओर मोदी सरकार को भी उसने कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि देश को न्याय कांग्रेस ही दिला सकती है, वहीं भाजपा इस पर तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो चला है। एक और दिग्गजों के दौरे तेज हो गए हैं। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं, जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दूसरी ओर अब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर भी जनता के बीच पहुंच रही है। साथ ही मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाकर जनता की अदालत पे खड़ा करने की तैयारी में है। 7 दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए
ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और विभा पटेल शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बुलाई गई पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल नहीं हुए। 5 साल का आगे का भविष्य, विजन और रोड मैप कांग्रेस का क्या होगा, ये नेशनल स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग आयोजित करके देश के सामने रखा है। राहुल गांधी जी लगभग 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, करोड़ों लोगों से, हर तरीके, हर क्षेत्र के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातें की, देश के दर्द को समझा, जिया। उन बातों का सार कांग्रेस पार्टी, हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठजन, सारे जो अलग अलग प्रदेशों से जो जानकारी हमने भेजी थी, वो उन सबका सार जो आज देश की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। मैं पीड़ित हूं इस बात को लेके कि देश का पार्लियामेंट लगभग नहीं चलता है, और चलता है तो जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है। आपने विपक्ष को अपने एजेंडा रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। आप प्रणाली को ठीक नहीं करेंगे और सांसदों को निलंबित करेंगे, तो ये क्या हल है इस देश का? क्या आपको मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि 70 साल तक अन्याय करने वाले आज न्याय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द शोभा नहीं देता। जनता जानती है किसने न्याय किया और किसने अन्याय। भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने अन्याय नहीं किया तो आज सत्ता से बाहर क्यों है। जनता जानती है कि किसने न्याय किया और किसने अन्याय किया। 60 साल तक जिन्होंने अन्याय किया वो अब बहुत ही हठधर्मिता के साथ कह रहे हैं कि अन्याय अब हो रहा है। यदि उन्होंने अन्याय नहीं किया तो बाहर कैसे हो गए? इनकी आदत है भ्रष्टाचार करने की, डाका डालने की, चोरी करने की। घोषणा पत्र तक को नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग का एजेंडा, मुस्लिम लीग का 1932 के जो बिंदु थे उनको समाहित कर रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लोगों को लगे कि हाँ कांग्रेस ने अपने किए पर पश्चाताप किया है। पहले अपने कर्मों पर पश्चाताप करे फिर वो बात करे। कुल मिलाकर एक चुराया हुआ घोषणा पत्र है और चुराई हुई चीज कभी अपनी नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में भाजपा मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी पर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इसी के मुकाबले के लिए नया मोर्चा खोला है, जिसमें वो अपने मैनिफेस्टो न्याय पत्र को आगे कर बेहतर शासन देने का वादा कर रही, तो तानाशाही के आरोप पर भी मोदी सरकार उसके निशाने पर है। देखना ये है कि कांग्रेस का ये मोर्चा कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश का आसमान इन दिनों विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। एक विमान उड़ता है तो दूसरा उतरने लगता है। दिग्गजों के चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी जनसभाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में आए हैं। अमित शाह ने महाकौशल तो राजनाथ सिंह ने विंध्य में अपना मोर्चा संभाला। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का आसमान इन दिनों विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। एक विमान उड़ता है तो दूसरा उतरने लगता है। दिग्गजों के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। हाल ही में पीएम मोदी और राहुल गांधी चुनावी जनसभाएं कर गए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में आ गए। अमित शाह ने महाकौशल तो राजनाथ सिंह ने विंध्य में मोर्चा संभाला। एजेंडा वही, मोदी सरकार के काम गिनाए। बताया कि 10 साल में देश कितना बदला और इसके पहले क्या था। विकास के साथ आतंकवाद का खात्मा, सनातन की प्रतिष्ठा, कश्मीर की शांति और सबका साथ सबका विकास। इंडी गठबंधन पर निशाना। उसे परिवारवादी भ्रष्टाचारी गिरोह बताया। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, पर ये घमंडिया गठबंधन कांग्रेस वाले चाहते हैं उनके बेटे बेटी आगे बढ़े। कैसे लोग इकट्ठा हुए? मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है
कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाइयों और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते। जब भी चुनाव आता है, अपने घोषणा पत्रों में जो भी वादे करती है, वह भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः अपने वादों को पूरा करती है। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। 10 वर्षों के अंदर भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। हम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, भारत का विकास भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत की विरासत को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह पाया कि हमारी सरकार पर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मध्य प्रदेश में भाजपा मोदी मैजिक पर चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय नेताओं के साथ प्रदेश नेतृत्व भी इसी पर फोकस कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या भाजपा के दूसरे नेता, वो जनता को ये बताने में लगे हैं कि पिछले 10 साल में देश की तस्वीर और तकदीर कैसे बदली है, दुनिया में देश का मान कैसे बढ़ा है। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ है। मेरी अपनी ओर से खासकर चुनाव के आखिरी दौर में ये समय पहुंच रहा है। हम सब कामना करें हमारी 29 की 29 सीट माननीय मोदी जी को समर्पित करेंगे। हालांकि कांग्रेस भी चुनावी जंग में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन अब तक भाजपा के मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो अब तक राहुल गांधी की भी सभा हुई है। प्रदेश में नेतृत्व की तरफ से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सक्रिय जरूर हैं, लेकिन इनके बीच भी अनबन की खबरें आने लगी हैं। दिग्विजय सिंह अपने गढ़ राजगढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो कमलनाथ नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि बालाघाट में राहुल गांधी की सभा और पीसीसी में कांग्रेस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं दिखे। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि वो प्रचार में किसी तरह पीछे हैं या भाजपा के दिग्गजों की ताबड़तोड़ सभाओं से कोई फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस का दावा है कि जनता मोदी सरकार से मुक्ति चाहती है और वो कांग्रेस के पक्ष में है। अब बीजेपी का उत्साह तो इतना ज्यादा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्साह इतना ज्यादा है कि वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 उम्मीदवार बीजेपी के लड़ नहीं रहे हैं और 400 से ज्यादा जीत जाएंगे। अब इस उत्साह को क्या कहोगे आप? 230 से ज्यादा नहीं जा पा रही बीजेपी भारत में इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा भ्रम है। 10 साल में जो है इस देश की बर्बादी का जो हिसाब किताब लिखा गया है उसका जवाब देना चाहिए। आज जो है देश में 3 गुना कर्जा हो गया है और वो कह रहे हैं कि हमारे देश में बड़ा विकास हुआ है। आधे से ज़्यादा हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उनकी जो है बिक चुकी हैं। आज जो है रेलवे हमारी बिक चुकी है। तो आज देश में जो है इसको तरक्की कहते हैं। भारत की जनता ये समझ चुकी है कि एक चांस अगर और दिया तो इस देश में जो है खाने के भी लाले पड़ेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि उसकी अब खैर नहीं है। जनता उसको जो है अब अगला मौका नहीं देगी। देश और प्रदेश की भाजपा की कामयाबी के पीछे उसका इलेक्शन मैनेजमेंट अहम माना जाता है। इस चुनाव में भी वो इसी फंडे पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहा है। कांग्रेस माने या न माने, इसमें वो फिलहाल पीछे नजर आ रही। देखना ये है कि ऐसे में चुनावी जंग का परिणाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम दिनों दिन और भी तेज होता चला जा रहा है। इसके साथ ही वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी में नया मुद्दा परिवारवाद बनाम विकासवाद का आ गया है। इसकी गूंज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा में सुनाई दी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम दिनों दिन तेज होता जा रहा है और इसके साथ ही वार पलटवार के दौर से भी चुनावी मैदान में रोज नए मुद्दों की गूंज हो रही है। इसी में नया मुद्दा अब परिवारवाद बनाम विकासवाद का आ गया है। इसकी गूंज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से सुनाई पड़ी है। भाजपा इस सीट पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। यही वजह है कि यहाँ एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। पहला कमलनाथ पर और दूसरा कांग्रेस के परिवारवाद पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ आए तो उनका भाषण इसी पर फोकस रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति की है, जबकि भाजपा विकासवाद की राजनीति कर रही है।
उन्होंने परिवारवाद पर न केवल कमलनाथ बल्कि पूरे इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इन्हीं मुद्दों को लेकर कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोला। ये घमंडिया अलायंस, ये इंडी अलायंस किस बात का अलायंस है? ये दो बातों का अलायंस है, दो बातों का। एक अलायंस है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारे घमंडिया अलायंस वाले ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार बचाने में लगे हैं। आप बताइए, कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सबकी छुट्टी, फुल स्टॉप, बाकी सब ताली बजाओ। बोलो, ऐसी परिवार की पार्टियों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और छिंदवाड़ा में भी बैठाना है कि नहीं बैठाना है? मित्रों, आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूं, बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। हमारे बदलते दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हम आपकी और हमारी एक लड़ाई है। आज तक छिंदवाड़ा के बच्चे को, यहाँ के व्यक्ति को सांसद क्यों नहीं बनने देना? ये बाहरी और अंदरी, हमारा या बाहर का, आज तक जितने सांसद बने बाहर के बने। बंटी भाई हमारे प्रतीक हैं, लेकिन बंटी अकेला नहीं है, बंटी के पीछे छिंदवाड़ा का बच्चा बच्चा है। उधर कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर पलटवार कर रही है। वो सवाल उठा रही है कि भाजपा नेताओं की दूसरी तीसरी पीढ़ी जिस तरह सियासत में कब्जा जमाए बैठी है, तो वो क्या है? कांग्रेस नेताओं का ये भी दावा है कि उनकी पार्टी में नेतृत्व क्षमता के मापदंड पर नेताओं के परिजनों को मौका मिल रहा है, जबकि भाजपा में वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जो नेता कांग्रेस में रहते हैं भ्रष्टाचारी कहलाते हैं और भाजपा में जाते ही पाक साफ हो जाते हैं। ये भ्रष्टाचार पर भाजपा का दोहरा मापदंड है। राजनाथ सिंह का देख लीजिए, आप किस किस की बात करेंगे? सुषमा की लड़की को देख लीजिएगा, या मध्य प्रदेश में भी सरदार पटवा के पुत्र रहे उनको देख लीजिएगा, कैलाश सारंग के पुत्र रहे उनको देख लीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान की आने वाली पीढ़ी उनकी साथ है। तो ये भारतीय पार्टी के ये परिवार की बात करने वाली बात बेनामी है। चलो वो भी बात करना चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र को देख लीजिए। ये सारे के सारे लोग परिवार की बात नहीं है क्या? और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार में तो भारतीय पार्टी के लोग अब्बल है। भ्रष्टाचार की तो उन्होंने मशीन मार ली है, केंद्र से डाली उधर से ईमानदार होकर निकल जाता है। कांग्रेस में होता है भ्रष्टाचारी, और जहां उनके पास पहुंचा मनीष निकाल के उधर खड़ा किया तो वो ईमानदार। ये भारतीय पार्टी की भ्रष्टाचारी परिवार। इस लोकसभा चुनाव में चुनावी लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल की हो रही है। इंडी गठबंधन मोदी सरकार को पिछड़ेपन, अराजकता, भ्रष्टाचार, तानाशाही पर घेर रहा है, तो वहीं भाजपा परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर ही पलटवार कर रही है। इसके साथ ही वो विकासवाद का नारा भी दे रही है। अब देखना यह है कि परिवारवाद बनाम विकासवाद की लड़ाई में किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। लोकसभा चुनाव सिर पर है। इसी बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता देखने को भी मिली है। भोपाल की हैदरी मस्जिद में मोदी मोदी के नारे लगे। यही नहीं, मस्जिद के आमिर जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। वहीं कांग्रेस इसे आचार संहिता के उल्लंघन बताकर कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मोदी है तो, मोदी है तो। ये नारे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी मस्जिद से भी हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगे? लेकिन ये हुआ है। ये दृश्य भोपाल का है, जहाँ की हैदरी मस्जिद में ईद पर हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे। यही नहीं, मस्जिद के आमिर जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम की बेहद कद्र करते हैं, उनसे हमारे घर जैसे रिश्ते हैं। उन्होंने ये बातचीत बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की उपस्थिति में कही। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है। भोपाल में उठे इन नारों की गूंज देश भर में है और दल और राजनेता सदमे में है, जो 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ही मुस्लिमों को लेकर मोदी को घेरते आ रहे हैं। इन्हें अब जवाब नहीं सूझ रहा। वो पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे मुस्लिमों के समर्थन में तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इसे भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम बताकर भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा इसे अपनी समावेशी राजनीति और पीएम मोदी की सर्व स्वीकारिता का प्रमाण बता रही है। भारतीय जनता पार्टी नियम कायदों को मानती नहीं है। जैसा वो चाहे वो सही है, बाकी गलत है। मुझे आश्चर्य बात का होता है कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में
फिर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। किसी भी धार्मिक स्थान पर, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी स्थान पर जाकर आप किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे, कि राजनीतिक भाषणबाजी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा जो भोपाल से प्रत्याशी हैं, वो अपने साथ लोगों को ले गए हैं, मस्जिद में नारे लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है प्रशासन से कि भले ही कोई आदमी से शिकायत करे या नहीं करे, लेकिन जिला कलेक्टर को चाहिए कि तत्काल संबंध में एक प्रकरण दर्ज करना चाहिए आलोक शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन का, और यह बात पूछना चाहिए कि धार्मिक स्थान का उन्होंने उपयोग क्यों किया। देखिए, जब मूल मंत्र हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयासों में ईमानदारी हो, तो कोई धर्म या समुदाय हो, वो सब विकास की राह में साथ जुड़ी जाते हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो वोट बैंक का खेल खेला था, वो विकासवाद की आंधी के आगे ढह चुका है। अब मोदी जी की गारंटी ऐसी है कि हर वर्ग और समुदाय में अब मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगते हैं, और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, उनके मुंह पर आज ये करारा तमाचा है और संतुष्टीकरण की राजनीति पर मोहर है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रवैया नहीं। CSDS के मुताबिक दोनों चुनाव में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी यही पैटर्न कायम रहा। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी को ही एकजुट वोट करते हैं। मुस्लिमों की भाजपा से दूरी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को महज 8% मुस्लिमों के वोट मिले। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। भाजपा इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोट के इस पैटर्न को तोड़ना चाहती है। भाजपा ने मुस्लिमों के 16 से 17% वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। इसके लिए वो कई कदम भी उठा रही है। मुस्लिमों को रिझाने की कवायद, सोशल जस्टिस के लिए पसमानदा मुस्लिमों के मुद्दे को उठाया, जेंडर जस्टिस के लिए ट्रिपल तलाक, सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इस्लामिक देशों से अच्छे संबंध, 2014 के दंगा विहीन भारत। वहीं विपक्ष धार्मिक आधार पर भेदभाव के आरोप लगाकर भाजपा और पीएम मोदी को घेर रहा है। 3 तलाक, CAA, NRC, सामान्य नागरिक संहिता, राम मंदिर के बाद काशी, मथुरा और भोजशाला को मुक्त कराने के नारों से विपक्ष को मुस्लिम वोटों के अपने पाले में आने की उम्मीद है। ऐसे में मोदी के प्रति मुस्लिमों के इस रुझाने से विपक्ष की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।